चलिए, अभी सेशन आप लोगों का पॉलिटी का था, ठीक है। पॉलिटी के बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यही है ना। तो जाहिर सी बात है कि विज्ञान से आप लोग परिचित होंगे। परिचित हैं कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। पक्का? पेन ड्राइव ओपन नहीं हो रहा, क्यों? बुलाइए उनको।
प्रोग्राम आप लोग कौन से 2026 लॉन्ग डिस्टेंस। रिश्तों में इतना दूरी थोड़ी अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती है ना। हाँ, लेकिन जितना डिस्टेंस होता है उतना ही प्यार बढ़ता है, ये तो फैक्ट है। तो जितना डिस्टेंस होगा उतने ही सिलेक्शन के आप लोग नजदीक जाएंगे, अगर सही ढंग से लगेंगे तो। ठीक है, सेशन शुरुआत करने के पहले बस एक बात हम बोलेंगे कि आज आप लोग यहां बैठे, ठीक है? क्या करके ले आइए, बस बस वही है, बस वही है, करके ले आइए। तो शुरुआत हम करेंगे, आज आप यहां पर बैठे हैं, ठीक है? तो आज आप यहां पर क्यों बैठे हैं? कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, है ना? आज आप जिस पोजीशन में है ये डिपेंड था कि आपने पीछे क्या किया है। कंफर्म? कल आप क्या बनोगे डिपेंड ये करेगा कि आप आज क्या करोगे। कहते हैं कि लोग पास्ट को नहीं देखते, लेकिन पास्ट को अगर आप नहीं देखेंगे तो आप प्रेजेंट बेहतर नहीं बना पाएंगे। रहना प्रेजेंट में ही है ना? तो कल आप क्या थे और आज आप क्या है। आज आप क्या है डिपेंड ये किया था कि कल आप क्या थे, और कल आप क्या बनोगे डिपेंड ये करेगा कि आज आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना? तो उसी चीज की शुरुआत को मानते हुए साइंस एंड टेक, जैसा कि किसी भी चीज की अगर हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे आप अगर यहां पर यूपीएससी के लिए आए होंगे, जो भी सिविल सर्विसेज के आपके एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ आप समझे होंगे, कुछ आप जाने होंगे कि यह है क्या। ठीक है ना? अब दिमाग में यह है कि बहुत टफ है, ठीक है ना? तो जितने भी लोगों से आप मिलोगे तो वो लोग कहेंगे कि नहीं कोई टफ नहीं है, सरल है। और एक चीज हमेशा याद रखे रहना कि इस जीवन में जो काम सरल लगता है वो करने में टफ है। अभी ठंडी आ रही है ना, तो ठंडी आ भी गई है, सेहत का विशेष ध्यान, आप डिसाइड कर लो कल से दौड़ना है। आसान है, लेकिन दौड़ना, उठना ही टफ है। ठीक है ना? या आप किसी को भी आप बोलते हो, देखते हो, सोचते हो कि उनको हमको आई लव यू बोलना है, और सामने जाते हो तो टाटा फिश, फिर बोल देते हो हेलो सिस्टर कैसी हो। होता है ना? सोचना कितना आसान है। तो लाइफ में जो चीज सरल आपको लगती है वो करने में क्या है, कठिन होती है, लेकिन जब आप करने लगते हो तो आसान बन जाती है। ठीक है ना? तो उसी आसान को जो आपको टफ लगता है, उस टफ को आसान बनाने के लिए यहां पर आप बैठे हो। तो हमारा जो सेक्शन है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत के पहले हम लोग यहां पर दो चीजों की चर्चा करेंगे कि आखिर वास्तव में हमारा सिलेबस है क्या। ठीक है ना? सिलेक्शन लेने का एक ये सबसे आसान तरीका है, पढ़ो उतना जितने की जरूरत है। आप यहां मास्टर बनने नहीं आए, आप क्या करने आए? सिलेक्शन लेने। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले सबसे पहले उसका एक आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और जो क्वेश्चन यूपीएससी का आता है वो उसी सिलेबस से आता है। सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये आप खुद इसको मॉनिटर करोगे कि आप जो पढ़ रहे हो उससे आपका क्वेश्चन हल हो रहा है कि नहीं। नहीं हल हो रहा है तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। डाउट है, कहीं कहीं पे कंफ्यूजन है, मतलब रास्ता आप सही पकड़े हो।
और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आता है। एक बहुत बड़े ऑथर ने कहा है कि इंसान है तो परेशान होगा, और आप तैयारी अगर कर रहे हो तो डाउट होना स्वाभाविक है। और डाउट तभी हो रहा है जब आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ोगे तो कोई डाउट ही नहीं है ना। बचपन में जब हम लोग थे तो टीचर कहते थे नो स्टडी नो कंफ्यूजन, और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो जितना कंफ्यूजन आपका क्रिएट होगा उतना ही नॉलेज आपका क्या करेगा, इनबिल्ट करेगा, ठीक है ना। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो आपके पहले ही दिमाग में यह बैठ जाता है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है वो टफ है, ठीक है ना। विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। अच्छा, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, अभी तक जो वो साइंस में पढ़े हैं, यूपीएससी में बिल्कुल उससे उल्टा है। जैसे आप बीटेक कर चुके, एमटेक कर चुके, बीएससी कर चुके, तो आप एमएससी कर चुके, तो आपका साइंस लेवल हायर है। लेकिन यूपीएससी में क्या है, लोअर, लो लेवल का साइंस है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट एक जो दिमाग में बैठा हुआ है कि ये कठिन सब्जेक्ट है और हमारे लिए ये हमारा बड़ा कमजोर पॉइंट है। तो लाइफ में एक चीज आप समझ लेना, जैसे अभी जो आपका सेशन चला पॉलिटी, तो कुछ लोगों को पॉलिटी भी टफ लग रही होगी, तो पूछेंगे तो बोलते हैं कि हमारा जो ना ये सब्जेक्ट क्या है, कमजोर है, ठीक है। और क्यों कमजोर है पता है क्या है, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट पर क्या दिया, क्यों कमजोर है, इसका जवाब आपके पास है। कमजोर इसलिए है कि आपने उस सब्जेक्ट पर क्या दिया है, कम जोर दे दिया। थोड़ा ज्यादा जोर दे दीजिए तो ये कमजोर जैसा शब्द ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसान है, जिस स्ट्रीम को आप लोगों ने चुना है वो बहुत अच्छा है और कहीं से ये टफ नहीं है। और इसमें सफल होने के लिए बस एक ही रणनीति है, बस एक रणनीति, इसके अलावा और कोई रणनीति नहीं है। और वो रणनीति है आपकी कॉन्स्टेंसी। आपकी स्टडी लगातार वेब में होनी चाहिए, और इस स्टडी के लिए आपको जो भी कॉम्प्रोमाइज करना हो आप करिए। जो भी सपने और लक्ष्य में यही अंतर है, सपनों के लिए आपको बेगर मेहनत की नींद आती है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए नींद की वजह से मेहनत आती है। समझा मेरी बात को। और ये जो आप देखते हो, हमारे समझ में एक चीज नहीं आती है कि अभी आपने बीए किया, बीए या ग्रेजुएशन किया, तो इसमें लगभग सबका 60% 70% के ऊपर मार्क होगा। या अगर आप 10th में देखिए तो 10th में आपका मार्क जाता है नियर अबाउट 80%, 12th में मार्क जाता है नियर अबाउट 70%, और आपका जो ग्रेजुएशन में गया ये 60+ गया, सही है ना। तो आप इतना मार्क यहां पर कैसे उठा लेते हो, इतना मार्क यहां पर कैसे आ जाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि क्या पढ़ना है, और यहां पर भी पता है कि आपको क्या पढ़ना है और कहां से आएगा। ठीक यही काम यहां के लिए भी करना है, क्योंकि इसने भी सिलेबस दिया हुआ है। अब मेरी बात मान के चलिएगा, एक दो क्वेश्चन के अलावा आपका 98% क्वेश्चन सब्जेक्ट के बियॉन्ड नहीं होता है, वो सब्जेक्ट का ही होता है, आपके सिलेबस का ही होता है। बस अगर हम नहीं पढ़े हैं तो कह देते हैं कि सिलेबस के बाहर का है, ठीक है ना। और एक चीज, इसी यूपीएससी में एक आता है करंट अफेयर्स, इसको लेकर आपके दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन रहता है, कहां से आएगा, कहीं से नहीं आएगा, आपके न्यूज़पेपर से आएगा, केवल न्यूज़पेपर से आएगा। साल भर का न्यूज़पेपर अच्छे से एनालिसिस किए हो तो मेरा दावा है कि कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे दूर नहीं जाने वाला है। और करंट अफेयर्स के लिए तमाम प्रकार की गाइडें, तमाम प्रकार की मैगजीन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मार्केट में 60% के ऊपर जो कंटेंट है वो है कबाड़। मैं सीधे बोलता हूं, वो कबाड़ है, और कबाड़ को अगर आप घर में रखोगे तो आगे आने वाले समय में दीमक लगेगा।
आप ईमानदारी से भी देखिएगा, आप जितना भी मार्केट से कुछ खरीदते हो, पहले तो एक तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैं लूं क्या, ठीक है ना। तो अगर आपको लेना है तो आप सेलेक्टिव चीजें लीजिए, और जो आप लिए हैं सेलेक्टिव चीजें जो ले रहे हैं उसी के ऊपर आप लगे रहिए। किताबें कोई बुरी नहीं होती हैं, हर किताब अच्छी होती है, बट इसमें एक ही फर्क पड़ता है कि उस किताब का लैंग्वेज आप कहां तक समझ पा रहे हो, ठीक है ना। और उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, अंत में वो समझ में आएगा। लेकिन मैं फिर जो बोल रहा हूं, किसके साथ? कॉन्स्टेंसी के साथ, एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ 100% समझ में आएगा। बात अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, वो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जनरली आपका जो सिलेबस है, ठीक है ना, तो जैसे आपने अभी पॉलिटी को देखा, तो पॉलिटी का प्री का और मेंस का सिलेबस एक है कि अलग अलग है? थोड़ा अलग है, ठीक है ना, थोड़ा सा ही अलग है, ज्यादा नहीं है। उसी तरीके से आपका जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है। मेंस में क्या है ना, थोड़ा सा सेक्शन जुड़ जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। एक ऑब्जेक्टिव है और एक आपका कौन सा है? सब्जेक्टिव है। साइंस एंड टेक के मामले में बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कहने का तात्पर्य है कि जो यूपीएससी सिलेबस आपको डिफाइन करती है, ठीक है ना, तो यूपीएससी का जो सिलेबस डिफाइन है वो इस तरीके से है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो जैसे आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस में जो आपका प्री एग्जामिनेशन है उसमें एक ही टर्म है, वो है आपका सामान्य विज्ञान। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। और हमारे दिमाग में यह क्राइटेरिया रहता है कि सामान्य विज्ञान का यहां पे तात्पर्य यह है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और विशेष तौर से मैं बात कर रहा हूं 2011 के बाद से, बिल्कुल एक ट्रेंड जो आजकल चल रहा है यूपीएससी का, उसको आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है ना। तो आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो उसी ट्रेंड के अनुसार होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। और यूपीएससी का एक बेहतरीन फंडा मैं बता दे रहा हूं, यूपीएससी उसी क्वेश्चन को ट्रैक करती है या उसी क्वेश्चन को टच करती है जिस क्वेश्चन का सीधा संबंध आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अब आपको देखना है कि कौन सी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। सारे क्वेश्चन चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो, इसी आधार पर जुड़े रहते हैं। तो प्री एग्जामिनेशन में हमारा क्या रहता है? जनरल साइंस। और अगर आप 2011 के बाद से क्वेश्चन का अगर आप ट्रेंड देखिए, तो न तो प्योर फिजिक्स से क्वेश्चन है, न ही प्योर केमिस्ट्री से है, और न ही प्योर बायोलॉजी से। तो क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है? तो प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है आपका लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, जनरली बायोलॉजी को ही हम लाइफ साइंस बोलते हैं, लेकिन इस लाइफ साइंस से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके जीवन से संबंधित आते हैं। यानी कि जैसे आपका पाचन हुआ, आपका उत्सर्जन हुआ, आपका श्वसन हुआ, फिर आपको रोग कौन कौन से होने की संभावना है, रोग होने के कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अभी कोविड का दौर चला, तो कोविड के दौर में कौन सी वैक्सीन लगी, उस वैक्सीन के पीछे उसकी तकनीकी क्या है। तो इन सबों पोर्शन से क्वेश्चन उठाकर कहां आता है? आपके लाइफ साइंस में। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो डेली यूज ऑफ फिजिक्स आता है, न कि फिजिक्स आती। डेली यूज ऑफ फिजिक्स में क्या है? जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? फ्रिज है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे ब्रह्मांड में है, अभी इस बार मेंस के क्वेश्चन में धूमकेतु से था, ठीक है। तो अब आपको अगर ब्रह्मांड को पढ़ना है तो आपको ग्रेविटेशनल थियरी नहीं, सॉरी क्या बोलता है, ग्रेविटेशन के बारे में नहीं ज्यादा जानना है, यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, उसके बारे में जानना है। तो यहां पर डेली यूज ऑफ फिजिक्स। थर्ड पोर्शन है इसका डेली यूज ऑफ केमिस्ट्री।
यानी कि आपके जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे बैठे हो, ठीक है ना, मैं दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। यहां पर एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक स्वेटर पहनना आसान है या दो शर्ट, ठंड से बचने के लिए एक स्वेटर पहनना आसान है या फिर दो शर्ट? एक स्वेटर पहनना आसान है, ठीक है ना। दूसरी चीज, ठंड को रोकने के लिए एक स्वेटर काफी है या दो शर्ट और बेहतर है? दो शर्ट और बेहतर है। क्यों बेहतर है दो शर्ट? क्योंकि उनके बीच में वैक्यूम बन जाती है, दो शर्ट के बीच में, तो बाहर की ठंडी हवा आपकी बॉडी पे नहीं लग पाती है। अच्छा, उलेन क्यों पहनते हैं जाड़े में? उलेन गर्मी देती है या बाहर की सर्दी को रोकती है? क्योंकि इसमें फर होता है, एक लेयर बन जाती है। उलेन में जो रोए होते हैं उसके ऊपर क्या हो जाती है? एयर की एक लेयर बन जाती है। तो बाहर की जो एयर है अब आपकी बॉडी के अंदर जाएगी नहीं, और बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही कांस्टेंट, हीट निकल रही है, तो आपकी ठंडी से बचाओ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहां आ गए आपके? फिजिक्स में, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री में यहां पर क्या बात आती है? डेली यूज ऑफ केमिस्ट्री में, डेली यूज ऑफ केमिस्ट्री में आप जो सोप इस्तेमाल करते हो, डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हो, उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? रबर है, फाइबर है। जैसे इसी बार के प्री के एग्जाम में आया था नाइट्रिक ऑक्साइड, आया था ना, कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग तो जनरली ये ब्लड वेसल्स को फैलाने के लिए होता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है थोड़ा सा चर्चा में ये था क्योंकि इसका प्रयोग सेक्स वर्धक दवाओं में भी किया जाता है और थोड़ा सा ये इलीगल टाइप का था। तो जो भी पदार्थ थोड़ा सा जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो चर्चा में होते हैं, वही उठा के आपको कहां पूछ देता है? केमिस्ट्री में। इसी में आपका वो भी आता है, कीटनाशक भी आते हैं, पेस्टिसाइड्स जो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आपको मैं एग्जांपल भी दिखाता हूं, यूपीएससी 2019 में एक यहां पर क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन था आपका, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैरा, थियान, फोरेट एंड ट्राइएजोफास के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है, मतलब इनका हानिकारक प्रभाव है। तो आखिर ये है क्या? और ये 2019 का क्वेश्चन है। और ये सब के सब क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। किस रूप में? कीटनाशक के रूप में। और इनका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, हानिकारक प्रभाव ज्यादा है। जैसे आप लोगों को अगर पता होगा कि डीडीटी पर वैश्विक लेवल पर बैन है, नहीं इस्तेमाल होता, वो भी एक कीटनाशक है। तो ये भी एक कीटनाशक है और इसका जो प्रयोग हो रहा है उस वजह से खेती और पर्यावरण दोनों को क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। तो ये चर्चा में था, 2017 से ही चर्चा में था, और 2017 में से चर्चा में था और 2019 में इससे क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। तो जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तो जनरली जो चर्चाएं में होती हैं उन्हीं चर्चाओं के अंतर्गत आपका इसमें क्या पूछ दिया जाता है? क्वेश्चन आ जाता है। और हम ये कहते हैं कि आप लोग के दिमाग में आता है कि करंट अफेयर से आ गया, तो इसको चाहे आप सिलेबस का हिस्सा मान लो, चाहे आपको करंट अफेयर्स का हिस्सा मान लो, ठीक है ना। दूसरा पोर्शन हमारा है किसका? मेंस का। मेंस में आप अगर जाओगे तो मेंस के सिलेबस में आप जाओगे तो वहां पर एक ही चीज लिखा हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो जितने भी प्रौद्योगिकी हैं उन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा अनुप्रयोग से क्वेश्चन आने के साथ साथ उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है और उसका निगेटिव इंपैक्ट क्या है, ये दोनों जगह से आते हैं। किसमें? मेंस में। अब जो हमारा मेंस का टॉपिक है, उस मेंस के टॉपिक में हमारा सिलेबस कौन कौन सा है? तो मेंस में हमारा पहला टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। दूसरा टॉपिक है हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ध्यान से देखना, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष का कौन कौन सा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से भारतीय जनमानस को क्या क्या लाभ होते हैं। जनरली जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी से,
उसमें दो ही सेक्शन होता है कि वो प्रौद्योगिकी है क्या और उस प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है, यानी कि उसका एप्लीकेशंस क्या है। इसी से क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं। तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, तो इसको भी आप एक अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। विज्ञान एक कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, ठीक है ना, और उसी सिद्धांतों का जो यूज करते हैं हम, यानी उस सिद्धांत का यूज करके अपने यूज करने के लिए जो भी हम प्रोडक्ट को बनाते हैं वो है उसका अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग का तात्पर्य सीधे आपके जुड़ाव से है और विज्ञान का तात्पर्य कॉन्सेप्ट से है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि घूर्णन गति, अब इस घूर्णन गति को कॉन्सेप्ट को मानकर अगर हम कोई लट्टू बना दें तो लट्टू से क्या हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, है ना। विकिरण सिद्धांत, संवहन सिद्धांत, इन सिद्धांतों को अपनाकर हमने क्या बना दिया, फ्रिज। अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल करके हमने क्या बना दिया, वॉशिंग मशीन। तो विज्ञान सिद्धांत है और उसका यूज जो हम कर रहे हैं वो क्या है, आपका अनुप्रयोग है। तो यहां पर जैव प्रौद्योगिकी के कितने अनुप्रयोग हैं, तो उस अनुप्रयोग में एक तो आपका पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा और एक कौन सा आएगा, नेगेटिव कैरेक्टर आएगा। तो यहां पर दोनों चीजों को आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा और फिर बाद में इसका निष्कर्ष, ठीक है ना। और यूपीएससी के लिए एक चीज समझिएगा कि हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट को आपको ज्यादा रखना है, निगेटिव इंपैक्ट को आपको कम रखना है, ठीक है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसरो के जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हमको पढ़ना है, चाहे वो सैटेलाइट्स का हो, चाहे वो रॉकेट का हो, या तो कोई स्पेशल मिशन हो, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अभी हाल ही में PSLV XLC-59 के द्वारा यूरोप के सैटेलाइट्स को भेजा गया, ठीक है ना। अब यहां से भी देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठ सकता है। कैसे, अब पूछेगा कि PSLV क्या है, एक रॉकेट है, तो सीधे यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। अब इस रॉकेट से जो उपग्रह भेजा जा रहा है उस उपग्रह का कार्य क्या है, अब ये मेंस का क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पे देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या, इस रॉकेट में कौन सा ईंधन भरा जा रहा है, सॉलिड है कि लिक्विड है, या सॉलिड लिक्विड दोनों है, तो सॉलिड है तो क्या नाम है और लिक्विड है तो क्या नाम है। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो जितने भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तीसरा यहां पर टॉपिक है हमारा, वो है डिफेंस। अब इस डिफेंस में जनरली हमको पढ़ना पड़ता है मिसाइल सिस्टम, और सबसे अचरज की बात देखो क्या है कि आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर साल चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, प्री में क्वेश्चन आते हैं, हर साल लगभग आते हैं, ठीक है। तो यहां पर मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरा आपका नेवल सिस्टम यानी पनडुब्बी, उसके बारे में यहां पर हमको थोड़ा सा देखना है। चौथा टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा को तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। अब इस ऊर्जा की प्राप्ति का हमारे पास जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, ऊर्जा की प्राप्ति का सबसे बड़ा सोर्स जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो इस समय क्या है, कोयला। अभी भी सबसे ज्यादा उसी से पैदा हो रहा है। उस कोयले का इस्तेमाल करके हम पानी को बॉयल करते हैं और पानी से क्या लेते हैं, टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन से फिर हम बिजली पैदा करते हैं। तो अब ये बताओ कि क्या कोयले का स्रोत बढ़ रहा है कि वो खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा कि कोयले की मात्रा समाप्त होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं क्या उनको ऊर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा।
इसीलिए पर्यावरण में आपके पास एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा। और सतत विकास यही कहता है कि ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए हम ऊर्जा को क्या करें, संरक्षित करें। तो हमको कहीं ना कहीं से नवीकरण ऊर्जा की तरफ जाना है। तो नवीकरण ऊर्जा के दो बड़े स्रोत हैं, एक है सोलर एनर्जी और दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। यही तो है। तो यहां पर जो हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इन नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ चाहिए। और रेडियो एक्टिव पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल होता है आपका कौन सा, 92 यूरेनियम 235। अब पूरी दुनिया में यह सबसे कम है, भारत में तो और भी कम है। और भारत में जो यूरेनियम है वो विखंडन के लायक नहीं है, यानी कि प्योर फॉर्म में नहीं है। तो इस यूरेनियम का इस्तेमाल करके हम कैसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, वही हमारा ये टॉपिक है। तो इस रेडियो एक्टिव पदार्थों के दो गुण होते हैं, विखंडन और संलयन। तो इस विखंडन और संलयन को कराने के लिए हमको एक विशेष पात्र की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो पहले हम न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश करेंगे, फिर उसमें हम यूरेनियम डालेंगे, फिर हम उसको विखंडित करेंगे, और विखंडन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा से हम पानी को बॉयल करेंगे, और उस पानी से जो भाप निकलेगा उस भाप से हम टरबाइन चलाएंगे, और टरबाइन चलाने के बाद फिर क्या पैदा होगी, बिजली पैदा होगी। फायदा क्या होगा, कोयले से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा, इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा। ऊर्जा भी की जो प्राप्ति होगी वो लिमिट से क्या होगी, ज्यादा होगी। पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। तो कैसे हम नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, इसके लिए भारत में 3 चरणों का एक कार्यक्रम बनाया गया है, और उन्हीं 3 चरणों से विद्युत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पहला चरण हमारा 1974 में कंप्लीट हो चुका था। दूसरे चरण में जो रिएक्टर बना था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें ईंधन रखने की प्रक्रिया अभी 2 महीने पहले शुरू कर दी गई, जिसको हम बोलते हैं कोर लोडिंग। कोर जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का ऐसा भाग होता है जहां पर ईंधन रखे जाते हैं, और ऐसी उम्मीद है कि 2039 तक हम नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल जो हम नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, विद्युत मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वह टोटल ऊर्जा का लगभग 1.8% है। 2031-32 तक हमारा यह टारगेट है कि हम इसको 68% से फिर आगे ले जाके 90% तक हम किससे करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा से। ठीक है, बाकी कुछ ऊर्जा का उत्पादन हम सोलर एनर्जी से करेंगे। अब आप इमेजिन करिए कि अगर हम मैक्सिमम ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करें, इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी से प्राप्त करें, तो क्या डीजल और पेट्रोल पर से हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं? अभी देखिएगा सरकार की जो प्लानिंग है, बड़े से बड़े व्हीकल्स भी अब बैटरी संचालित आ गए। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब बैटरी से चलने वाले जो वाहन हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो उनके लिए रोड भी क्या चाहिए, स्मूथ चाहिए। इसीलिए पूरे देश में रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। हाईवे बिल्कुल क्लियर किए जा रहे हैं, साफ सुथरे बनाए जा रहे हैं, है ना, या यूं कहिए कि फिसलने वाले बनाए जा रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलने में क्या हो, आसानी हो। ऐसी थोड़ी भारत को सम्मान दिया जा रहा है आजकल, क्योंकि गल्फ कंट्रियां जान चुकी हैं कि आगे आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल से अगर निर्भरता खत्म हुई तो कौन जाएगा बुर्ज खलीफा देखने, और कैसे वो बुर्ज खलीफा को मेंटेन करेंगे जब उनका कोई पेट्रोल या डीजल नहीं खरीदेगा। तो कमाई तो उनकी वहीं से है ना। और आपके जो वो यातायात मंत्री हैं, उन्होंने सीधे बोला है कि 2040 तक हम पेट्रोल और डीजल को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और काफी हद तक कार्य हो भी रहा है और तेजी से हो रहा है।
तो एक बड़ा अच्छा इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबका साथ और सबका विकास में नाभिकीय ऊर्जा कहां तक सहायक सिद्ध हो सकती है। आए समझ में? तो यहां पर किसका इस्तेमाल हो गया? नाभिकीय ऊर्जा का। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी है। इसके बाद इमर्जिंग तकनीकी। यही एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कोई भी विज्ञान का हार्ड एंड फास्ट रूल कार्य नहीं करता। कैसे? मान लीजिए कि आप लोग मेल हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं कि है, नहीं ना? अगर हम ये कहें कि हम आपकी हाइट को छोटा कर दें तो आप फीमेल बन जाओगे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल, जैसे मान लो कार्बन, अगर उस कार्बन को हम छोटा करते जाएं और 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 मीटर के बीच अगर हम ले जाएं, तो जो कार्बन का नेचुरल कैरेक्टर है ना, अब वो नेचुरल कैरेक्टर समाप्त हो जाएगा। अब ये कार्बन अपने अंदर एक नए गुण को ले लेगा। ठीक है ना? कौन सा गुण? नए गुण को ले लेगा। ठीक है ना? अब वो कौन से गुण लेगा और जो नया गुण लेगा उसके कार्य क्या है? यही है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि पदार्थों की साइज जब इस लेवल पर पहुंचती है तो उसी को हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल। नैनो का मतलब होता है बौनापन। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम नैनो मटेरियल्स को देखते हैं। नैनो मटेरियल्स के तौर पर 3 कार्बनिक नैनो मटेरियल हैं, फुलेरीन, ग्रेफीन और कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है ना? और इन्हीं तीनों से आपके क्वेश्चन आते हैं। और ग्रेफीन को दुनिया का सबसे विश्वसनीय पदार्थ और सबसे अजीब पदार्थ माना गया है। ग्रेफीन कार्बन का अपर रूप, हीरे से कई गुना कठोर और एल्युमिनियम से 100 गुना हल्का। मजबूत भी है और हल्का भी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके अंदर ज्यादा है। ऑप्टिकल गुण है। इसी वजह से ग्रेफीन का इस्तेमाल आपके एलसीडी, एलईडी, कर्व टीवी, या आजकल देखते होंगे कि जो फोन आया है टच स्क्रीन वाला, फोल्डिंग आया है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ग्रेफीन को सबसे बेहतरीन पदार्थ की संज्ञा दी गई। तो अब उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, कैसे उनका निर्माण होता है, इन सब चीजों को हम कहां पढ़ेंगे? नैनो टेक्नोलॉजी में। और एक चीज आप समझिएगा, ये जो आप तकनीकी देख रहे हो ना, नैनो टेक्नोलॉजी को 1959 में सबसे पहले बताया था रिचर्ड पी फेमैन ने। एक साइंस व्याख्यान में उन्होंने कहा था, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। तल पर अभी बहुत सारी जगह बची हुई है। लेकिन पता है, जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था ना, इनके पिता का भी जब जन्म नहीं हुआ होगा, तब से भारत नैनो तकनीकी का प्रयोग कर रहा है। तब से कर रहा है। पहला टॉपिक है हमारा जैव प्रौद्योगिकी। 1920 में यह टर्म आया। 1857 में जब एक हेल्डन वैज्ञानिक ने बोला था कि हम अपने लिए जो उपयोगी उत्पादों का निर्माण करते हैं उसके लिए हम रासायनिक पदार्थों का खतरा मोल क्यों ले, जबकि यही काम बखूबी कौन कर सकता है? जीवाणु कर सकते हैं। ठीक है ना? दूध से दही बनना एक जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया है। तो क्या हम ये कहेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी 1920 के बाद आई? कार्ल एरेके ने टर्म दिया, स्वाभाविक है। लेकिन आप बताइए, आपके देश में दूध से दही कब से बन रहा है? बन रहा है ना, वो भी तो जैव प्रौद्योगिकी है। तो जैव प्रौद्योगिकी हम लोग क्या करते थे, अपने व्यवहार में शामिल किए थे, लेकिन उसके पीछे का साइंस हमको नहीं पता था। व्यवहारिक तौर पर हम इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग दही बनाना, वाइन बनाना, ब्रेड बनाना, चीज बनाना, जंतुओं के बीच ब्रीडिंग करना, बीजों का चुनाव करना, खेती करना, यह सीख चुके थे। लेकिन उसके पीछे साइंस उनको नहीं पता था कि आखिर इसके पीछे विज्ञान क्या है। जितना भी काम होता है मानवीय व्यवहार पे होता था। अब 1959 में जब नैनो टेक्नोलॉजी आई थी, आप देखिएगा 1959 के पहले आपके देश में मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क लगाया जाता था।
आप देखते होंगे मिठाई की दुकान पे, ये तो चांदी का वर्क होता क्या है? चांदी को पीटा जाता है, चांदी की जो पार्टिकल है कहां पहुंच गए? नैनो साइज में। और यही जब सिल्वर आपका नैनो साइज में पहुंचता है ना, तब ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल हो जाता है। यानी लड्डू के ऊपर अगर आप चांदी का लेप लगा दो नैनो पार्टिकल का, चांदी का नहीं, चांदी के नैनो पार्टिकल का, तो अब उस लड्डू पर ना बैक्टीरिया हमला करेंगे और न ही कवक हमला करेंगे। तो जो लड्डू 10 दिन में खराब होता था, अब कितने दिन में खराब होगा? महीनों चलेगा। और मान लो इसी चांदी के नैनो पार्टिकल को अगर आप अपने भोजन में शामिल कर ले, तो आपका शरीर भी बैक्टीरिया प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए राजा महाराजा चांदी के थाली में खाना खाते थे। इसीलिए भगवान को भोग चांदी के थाली में लगता है, कोई लोहे के थाली में नहीं लगाता है, क्योंकि उनको सबसे शुद्ध रूप दिया जाता है ना। तो चांदी के जो नैनो पार्टिकल है वो क्या है? एंटीबैक्टीरियल। अब बताओ, नैनो टेक्नोलॉजी कौन पैदा किया? भारत या रिचर्ड पी फेमैन? उनके पिताजी भी नहीं पैदा होंगे तब से हम तकनीकी का क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोबोटिक्स। रोबोट, कोई डिफिनेशन बता सकता है उसको, रोबोट का? साइंस वाले बच्चे। एक मशीन है, ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिक हो, रिप्रोग्रामेबल हो और मल्टी फंक्शन क्षमता रखती हो। चूंकि ये तीनों क्षमता मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन अगर किसी मशीन में ये क्षमता उपलब्ध हो जाए तो उसी मशीन को हम क्या बोलते हैं? रोबोट। तो इस रोबोट के कौन कौन से रोबोट के कार्य क्या हैं? क्या इस रोबोट के इस्तेमाल से भारतीय जनमानस में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है? और अगर उत्पन्न हो सकती है तो कैसे हो सकती है? और कौन कौन से अभी लेटेस्ट रोबोट बनाए गए? जैसे अभी भारत की बात की जाए तो भारत में की पहली शिक्षक रोबोट बनाई गई, टीचर रोबोट, जिसका नाम है आयरिस। दुनिया की पहली उत्कृष्ट रोबोट मानव जैसी दिखने वाली बनाई गई थी सोफिया। रांची के रंजीत श्रीवास्तव ने एक रोबोट बनाया जिसका नाम है रश्मि। भारत की पहली बैंकिंग रोबोट बनाई गई जिसका नाम है लक्ष्मी। ठीक है ना। तो जनरली इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है, प्री में जो क्वेश्चन आपके आएंगे रोबोटिक्स से, वो हाल ही में कौन सा रोबोट बनाया गया है उससे, और मेंस में मशीन के अति प्रयोग से बेरोजगारी की समस्या से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारा कौन सा है? रोबोटिक्स। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ICT, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में दो चीजें, एक तो सूचना पढ़ना, यानी जहां से सूचनाएं जनरेट होती, तो सूचनाएं कहां से जनरेट होंगी? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के तौर पर हमको सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, ऑर्गेनिक कंप्यूटर, DNA कंप्यूटर, लाइट कंप्यूटर, जिसमें से अभी स्टैब्लिश है सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर का विकास तेजी से हो रहा है। और 2025 को क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ष घोषित किया गया। इसलिए 2026 में क्वांटम कंप्यूटर से 100% क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो इन सब की चर्चा हम किस में करेंगे? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? संचार का आदान प्रदान। और ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो विथ वायर के थ्रू हो या तो विदाउट वायर के थ्रू। विथ वायर के थ्रू अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और विदाउट वायर वाईफाई, लाइटफाई, वाइटफाई, ये सब है। तो इन सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे किसमें? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्धिक संपदा अधिकार। एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है कि इसका 90% हिस्सा आपके आता है इकोनॉमिक्स में, कुछ हिस्सा इसके आते हैं आपके इन्वायरमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और कुछ हिस्सा इसमें आता है साइंस में।
बौद्धिक संपदा का मतलब होता है आपका क्रिएशन, आपके द्वारा उत्पन्न की गई कोई चीज, वस्तु, और चूंकि इसको आपने बनाया है इसलिए उस पर सिर्फ किसका अधिकार हो? आपका। और इस बौद्धिक संपदा अधिकार में कई चीजें हैं। पहला है पेटेंट है, दूसरा है कॉपीराइट है, तीसरा है ट्रेडमार्क, चौथा है आपका ट्रेड सीक्रेट, पांचवा है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन, नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज, और फिर है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग। इतने पार्ट हैं किसके? बौद्धिक संपदा अधिकार के, ठीक है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा? पेटेंट। तो जनरली जो पेटेंट औद्योगिक वस्तुओं पर दिया जाता है, और बौद्धिक संपदा अधिकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके मेंस में आते हैं, वो प्री में नहीं आते। किसमें? मेंस में। लेकिन प्री में पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे अगर हम आपको यहां पे अगर क्वेश्चन की हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार इंडियन पेटेंट एक्ट जो लागू हुआ था भारत में, वह 1970 में भारत में 70 में लाया गया था, 72 से यह लागू हो गया और 3 बार इसमें परिवर्तन किया गया। और जो 2000 से हमारे पास पेटेंट रूल्स लागू है वह ट्रिप्स के समझौते के अनुसार है। ट्रिप्स क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर पेटेंट से संबंधित मामले को देखती है। और वीपो एक संगठन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे आईपीआर को देखती है। ध्यान सुनिएगा, आईपीआर को कौन संस्था देखती है? वीपो। लेकिन पेटेंट को कौन देखता है? ट्रिप्स देखता है। तो वर्तमान में जो भारत में पेटेंट रूल्स लागू है वो किसके अनुसार है? ट्रिप्स के अनुसार है। तो जो इंडियन पेटेंट एक्ट है, बट भारत का जो पेटेंट एक्ट है उसके कुछ प्रावधानों को ट्रिप्स मान्यता देता है। जैसे सेक्शन 84 है, सेक्शन 3D है। जब ये सब्जेक्ट चलेगा तो हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इंडियन पेटेंट एक्ट के अनुसार यहां पर कहा गया है कि किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। तो एक चीज आप समझिए कि चाहे बीज बनाने की प्रक्रिया हो या सीधे बीज हो, ठीक है ना, भारत में इस पर पेटेंट नहीं हो सकता। विदेश में हो सकता है। अगर आपको पता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की चर्चा करते हैं तो उसमें आता है बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन को बनाने वाली कंपनी है मॉन्सेंटो, और मॉन्सेंटो कंपनी को पेटेंट मिला हुआ है अमेरिका से। लेकिन भारत में किसी भी प्रकार के बीज पर पेटेंट आपको हासिल नहीं हो सकता। भारत में कोई भी बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। और इस बार मेंस में इससे क्वेश्चन भी आया था। तीसरा है, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। सही बात है, अभी मैंने बोला, चाहे वो बीज हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो प्लांट की कोई वैरायटी हो, और चाहे बीज को बनाने की कोई प्रक्रिया हो, भारत में पेटेंट नहीं हो सकता। क्योंकि क्वेश्चन में किसको इंडिकेट किया गया? भारत को। नहीं कराया जा सकता। तो आईपीआर जो है, ये आईपीआर मेंस का पार्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां पे? प्री में भी आता है। और एक चीज आप यहां पे यूपीएससी का थोड़ा सा मर्म आप समझिए कि जो मैं आपको यहां पे बता रहा था, जो अभी मैं सिलेबस बता रहा हूं, जो मेंस का आप ये सिलेबस देख रहे हो ना, ये पूरा, इसी मेंस के इस पूरे टॉपिक से 90% जो क्वेश्चन है वे आपके प्री में पूछे जाते हैं। मेंस में तो 100% है ही है। और इन्हीं टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहां पूछे जाते हैं? आपके प्री में। तो आपकी तैयारी का लेवल बेहतरीन किस में होना चाहिए? मेंस में। मैं हर सब्जेक्ट ही बता रहा हूं। अगर आपका मेंस का प्रिपरेशन बेटर है तो प्री का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। और आपके सिलेक्शन में प्री का कोई रोल नहीं है, यह भी मैं बता दे रहा हूं। आपका सिलेक्शन किस पे होता है? प्री के एग्जाम से कि मेंस से? क्योंकि नंबर किसका जुड़ता है?
प्री तो बस इसलिए है कि आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, यही तो है ना भाई। प्री का तो नंबर जुड़ता नहीं है। और देखो कितना आसान है प्री निकालना। कितने क्वेश्चन आते हैं प्री में? सी सेट छोड़ दो अभी, है ना। सी सेट तो 2 महीने मेहनत करोगे अपने आप हो जाएगा। उसमें तो पासिंग मार्क ही चाहिए ना, 33% नंबर चाहिए, तो आराम से आ जाता है। अब यहां पर जो 100 क्वेश्चन है, पता है इस 100 क्वेश्चन में अगर आपका 50 क्वेश्चन भी सही है ना, तो प्री में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आसानी के साथ हो जाता है। कितने परसेंट पे? 50%। और यही अगर 50% मार्क तुम्हारा हाई स्कूल में आया होता तो फेल, इंटर में आया होता तो फेल, लगभग फेल ही ना। अब सोचो, जिस मार्क को आप फेल समझते हो, उस मार्क को लाने के बाद आप पता है आईएएस में टॉप 20 में रहोगे। टॉपर का जो परसेंटेज आता है 51-52%, टॉपर की मैं बात कर रहा हूं। प्री में आपका 50 से 51 क्वेश्चन पर आपका यहां पे सिलेक्शन होगा, और टोटल अगर 51-52% मार्क आ गया तो आप टॉप 10 में रहोगे। ये वैल्यू है आपके यूपीएससी की। तो वहां पे इतना मार्क लाना आसान था कि नहीं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में? तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, कि आप लोग फिर कहते हो कि सर सोर्स क्या होना चाहिए हमारा। तो पहली चीज, मैं केवल देखो ये साइंस के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी जितने सब्जेक्ट हैं आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। और दिमाग में एक चीज बैठाए रहिएगा, एनसीईआरटी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपके पिलर को मजबूत करेगी, और एक बार अगर पिलर मजबूत हो जाएगा ना, तो उसके 2 माले चढ़ाओ, 4 माले चढ़ाओ, 6 माले चढ़ाओ, तो एनसीईआरटी आपके बेस को क्या करेगी, मजबूत करेगी। और एक बार अगर बेस मजबूत, और जो बार बार सुनने में आता है कि बेस मजबूत होने का मतलब, तो बेस का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहने पाए। और कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है यूपीएससी, उसका एक क्वेश्चन हमको जवाब दे दीजिए, सबको पता होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर के अंदर, ठीक है ना, ध्यान से, मनुष्य के शरीर के अंदर उसके रुधिर का रंग कैसा होता है? बताइए, 4 ऑप्शन मैंने दे दिया। फिर से क्वेश्चन सुनिए, मनुष्य के शरीर के अंदर उसके रुधिर का रंग कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रीन और चौथा वायलेट। और किसी का पीछे क्या होगा? अरे ब्लड कहीं पर भी हो रेड होगा, लेकिन अगर इसी को क्वेश्चन पूछ जाए कि ब्लड का जब निर्माण होता है तो ब्लड का रंग कैसा होता है, सेम ऑप्शन, वायलेट। कैसा होता है? जब तक ब्लड के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ब्लड रेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट कर दिया, मनुष्य के शरीर के अंदर। अब आपका दिमाग चकरा गया, हम तो बाहर देखे हैं, अंदर कैसा होगा? तो ब्लड चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंख मूंद के लगा देते ना रेड पे। ऐसे ही यूपीएससी क्या करती है, घुमाती है, और कभी भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करिए तो लगता है चारों ऑप्शन सही है, लेकिन रहता है एक ही ऑप्शन सही। तो यूपीएससी के क्वेश्चन में नहीं, यूपीएससी के आंसर में दम होता है, और उसको सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। जो भी डाउट होगी उस डाउट को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो जो एनसीईआरटी 9th और 10th की है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, साइंस के लिए
पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आपको साइंस पढ़ाया जाएगा पूरा बेस से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज यहां पर है, एक मैगजीन है साइंस रिपोर्टर, इसको भी अगर आप लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको विजन 365 और न्यूज़पेपर ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, यहां पर जो आपको हैंडआउट मिलेगा, और प्री के एग्जाम के पहले विजन का 365 आता है और मेंस के एग्जाम के पहले आता है। इस बार मेंस के एग्जाम में जो 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आए थे, उसमें 3 क्वेश्चन हमारे विजन के 365 से आए थे और 1 क्वेश्चन विजन के टेस्ट सीरीज से आए थे। चारों क्वेश्चन आए थे और पूरे भारत में विजन के कंटेंट को जानता है। और एक चीज आप सुन लीजिए, इस भारत में जितने भी आईएएस बनते हैं, जितने भी बन रहे हैं, उनमें 90% का जुड़ाव विजन के किसी न किसी माध्यम से रहता है, चाहे वो कंटेंट से हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज से हो, चाहे मॉनिटरिंग प्रोग्राम से हो, वो जरूर कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहां पर पर्याप्त मात्रा में आपको कंटेंट और इफेक्टिव कंटेंट दिया जाएगा, और वे जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ है। दूसरा, करंट अफेयर्स की जो यहां पर क्लास चलेगी आपकी, वो पर्टिकुलर एक टीचर आपको सारे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाएगा। जैसे साइंस का करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊंगा, जो जिसके एक्सपर्ट हैं आपको वही उसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो प्रॉपर स्टडी है वो कैसी होनी चाहिए, अपने सिलेबस के आधार पर होनी चाहिए, और अगर आप इसी तरीके से चलोगे तो निसंदेह आप सफलता के रास्ते पर चलोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो आगे कैसे बढ़ना है, पहले अपने सिलेबस को देखना है, और सिलेबस को देखने के बाद जो भी आपकी क्लास चल रही है उस क्लास के अकॉर्डिंग आप खुद देखिएगा कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है ना। और फिर मेंस के क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो आपकी छोटी सी छोटी गलतियों को भी यहां पे मॉनिटर किया जाता है। हमारे पास एक अलग से इसका चैनल है, उस चैनल में आपकी कॉपी जाती है, वहां पे चेक होती है और रिमार्क लग के आपको फिर वापस दे दी जाती है। जहां पे आपको गलतियों की गुंजाइश है, बार बार टीचर क्लास लेते रहते हैं, कभी आंसर राइटिंग की तो कभी मेंस राइटिंग की, और आपकी गलतियों को आपके क्लासरूम में ही क्या किया जाता है, सुधारा जाता है, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमारा किसका था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। किसी का कोई क्वेश्चन? विजन का 365 साल में 2 आता है। प्री का आएगा प्री के एग्जाम के 1-2 महीने पहले, और मेंस का आएगा मेंस के एग्जाम के 2 महीने पहले। और प्री का जो 365 आएगा, साइंस का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, तो वो जो 365 आता है वो पूरा साल भर का सार होता है उसमें। वो इसलिए जरूरी है कि 365 आप करोगे, जैसे मान लो साल भर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, तो आपने सिर्फ पढ़ा ना, रिवीजन तो किया नहीं। और आपको अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो इसका मतलब कि रिवीजन में प्रॉब्लम है। तो जो 365 आपको मैगजीन मिलती है, उस मैगजीन को प्रॉपर यहां पे एक्सपर्ट डील करते हैं। यहां पे एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की क्लास चलती है एक एक सब्जेक्ट की। तो एक बार आपको साल भर का करंट अफेयर्स एग्जाम के पहले पढ़ाया जाएगा, और हर मंथ का करंट अफेयर्स हर मंथ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, 4 पेपर मोस्टली, तो जितने भी सब्जेक्ट है, एक दिन आपका इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स, जैसे मान लीजिए कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर, ठीक है ना। तो अब इस दिसंबर मंथ में नवंबर का जो करंट अफेयर्स है, तो एक दिन आपका साइंस का हो सकता है, किसी दिन आपका पॉलिटी का हो सकता है, किसी दिन आपका इकोनॉमिक्स का हो सकता है। तो एक आपका करंट अफेयर्स किससे चल रहा है, मंथली वाइज चल रहा है, और एक करंट अफेयर्स आपका ईयरली चलेगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, और बाकी जो सिलेबस चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मंथली इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आपका टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप वहां पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आपकी जो तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में चलती रहेगी,
ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, वो आपके सुविधा के अनुसार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई क्लास लगी हुई है और आपकी दो दो क्लास लगी हुई है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर आप 6 घंटे क्लास में बैठ के पढ़ लोगे तो अगले फिर 3 घंटे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाता है कि आपके बैच लगातार क्लास चल रहा है तो उसको फिर ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। और आपका जो ऐप होगा उस ऐप पर भी सारे वीडियो आपके अपलोड होते रहते हैं, जब चाहें तब आप वहां पे देख सकते हो और वहीं से आप क्वेरी अपना सॉल्व कर सकते हैं। सबको मिलेगा। विजन का एक ही टारगेट है, एवरी स्टूडेंट को मॉनिटर करना, ठीक है ना। इसलिए यहां पर हम लोग भी हैं और यहां पे सर लोग भी हैं, ठीक है ना। हम भी हैं और सर भी हैं, सब लोग यहां पर इक्वल है। यहां पर एक एक स्टूडेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है, एक एक स्टूडेंट की कॉपी चेक की जाती है और आपके एक एक क्वेरी को सॉल्व किया जाता है। हम पूरे बैच को नहीं देखते, हम एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को हम इसमें देखते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये तो मैनेजमेंट बताएगा ना, ये काम मैनेजमेंट का है, ठीक है ना। आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगे, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश आपको अच्छे से आती है तो आप चाहे द हिंदू पढ़िए, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। एक चीज आप समझ जाइए कि आज द इंडियन एक्सप्रेस में कुछ और है, हिंदू में कुछ और है, ठीक है ना। तो आप 4 दिन के बाद देखोगे ना, हिंदू वाला इंडियन एक्सप्रेस में आएगा और इंडियन एक्सप्रेस वाला हिंदू में आएगा। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो तो ये दोनों न्यूज़पेपर है, और अगर आप हिंदी में ले सकते हो तो दैनिक जागरण नेशनल एडिशन है। बट एक चीज मेरी बात मानना, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद मत करना। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी ठीक है, हम लोग ले रहे हैं, विजन भी ले रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से ना आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। और यूपीएससी आपके इसी बौद्धिक क्षमता को मांगती है, आपके नॉलेज को नहीं मांगती है। आप मेंस क्वालिफाई करके गए हो इंटरव्यू तो उसको पता ही है कि मेंस क्वालिफाई करके आया और वो अपने सब्जेक्ट का माहिर है। और आपकी बौद्धिक क्षमता कैसे विकसित होगी? जब आपको यह पता चलेगा कि आपके दुनिया के चारों तरफ हो क्या रहा है। मेरा एक छोटा सा फंडा है कि एक गोला है ना हमारा, कौन सा? पृथ्वी है ना। बस एक चीज जान जाओ कि इस पृथ्वी के चारों तरफ हो क्या रहा है, इसको जानना सीख जाओ, यूपीएससी क्लियर। और इसी पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो रहा है, तो इसी पृथ्वी में आपका देश भी है। मेरी बात को समझ रहे हो ना। और यही करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर से डरना नहीं है। आप देखिएगा, आपको शुरू में 10 दिन 15 दिन नहीं, 1 महीना न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट क्या, करंट के परदादा का भी नॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगा। करंट अफेयर्स कोई बहुत बड़ी हवा थोड़ी है। 2 चीजों को बस ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और हम देखते हैं अक्सर बच्चे आईएएस के लिए केवल करंट अफेयर्स पे जोर दिए रहते हैं, है ना। कभी सफलता मिल सकती है आपको, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन 2 साल पहले मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी का ट्रेडिशनल फॉर्म में था, सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से थे, करंट की वैल्यू बहुत कम थी। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो आपके साइंस एंड टेक दोनों मिला के नियर अबाउट 15+ क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं। 15 प्लस माइनस आप 1 कर लो या 3 कर लो, और मेंस में इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो, प्री निकालना बहुत आसान है। मान लो 15 क्वेश्चन किस में आ गया, साइंस में। इतने ही क्वेश्चन किस में है आपके, 15 से 20 क्वेश्चन आपके हैं इन्वायरमेंट में, और लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास किस में आएंगे आपके, इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। कितना हो गया क्वेश्चन, आप ऐड करो, 30 10 40 5 45 और 20 65, और सिलेक्शन कितने पे, 50 और 51। तो इन 3 सब्जेक्ट की महत्ता समझ लो, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट डायनेमिक हैं और इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई पॉलिटी में क्या करंट बनेगा, कुछ ही तो अमेंडमेंट होगा ना। हिस्ट्री में क्या करंट बनेगा,
आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा बहुत हो सकता है, वो प्री में आता ही नहीं है ना। तो मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रायोरिटी में बता रहा हूं इकोनॉमिक्स, सेकेंड प्रायोरिटी है आपका इन्वायरमेंट, और थर्ड प्रायोरिटी है आपका साइंस एंड टेक। इतने अगर यही 3 सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो और बाकी को अगर थोड़ा सा कम वैल्यू देते हो, बट देना नहीं, क्योंकि यूपीएससी कभी भी पलटी मार सकती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, किस पे टारगेट रहना है आपको, अपने सिलेबस पे, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब जब कभी मुलाकात होगी आप लोगों से, तो फिर विस्तृत हम लोग साइंस एंड टेक की फिर से एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। अब ध्यान रखिएगा अपना, और जाते जाते फिर मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो ये कि खुद पर विश्वास करना, है ना। खुद पर विश्वास करना, कभी किसी दूसरे पर विश्वास मत करना, क्योंकि आपका कैरियर है और आपके कैरियर को आपको ही बनाना है, और जब आपको बनाना है तो इसमें आपको मेहनत करनी है। तो इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं देखना, क्योंकि आईएएस किसको बनना है, मुझे नहीं बनना है, किसको बनना है, आपको बनना है। और हम लकी हैं, हम लोग अपने आप को लकी मानते हैं। हम लकी इसलिए हैं क्योंकि हम इस देश के फर्टाइल ब्रेन को टीच कर रहे हैं। आप लोगों का ब्रेन फर्टाइल ब्रेन है, आप ही लोगों में से जाके कोई एक देश संभालेगा, कोई जिला संभालेगा, कोई मंडल संभालेगा। तो इस बात की हम लोगों को खुशी रहती है कि फर्टाइल ब्रेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं? हाँ पूछिए। ओके, थैंक यू।